फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उपस्थित हैं मैकाले का विवरण पत्र 1835 को लेकर के। सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के बारे में जानें कि कौन था और वो कब आया भारत। लॉर्ड मैकाले जो था वो एक वकील था, लॉयर था इंग्लैंड का, और वो जो है 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। काउंसिल ने उसे नियुक्त किया था कानून सदस्य के रूप में। अब चूंकि कानून का सदस्य था, इसलिए जो लॉर्ड बेंटिंक के पास में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद के दस्तावेज कहना चाहिए या जो विवरण पत्र था, जो आज्ञा पत्र था 1813 का जो पड़ा हुआ था, जिस पर बहुत विवाद था, तो लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया कि उस पत्र को, उस आज्ञा पत्र को और लॉर्ड मैकाले के सुपुर्द कर दिया और कह दिया कि भाई इस विवाद को आपको सुलझाना है, क्योंकि उस समय तक जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण कर चुका था। और इस उद्देश्य से कि बहुत निपुणता के साथ में मैकाले इसको सुलझा देंगे, तो ये चीज़ें उन्हें सौंप दी गई और उन्हें एक लोक शिक्षा समिति का सभापति बना दिया गया। मैकाले ने इसे समाप्त करने के लिए अपनी निपुणता काफ़ी कुछ दिखाई और तर्कपूर्ण भाषा में अपना जो विवरण पत्र था वो तैयार किया और वो 2 फरवरी सन 1835 में बेंटिक को दे दिया, उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और फिर उन्होंने उसमें बताया कि उसमें जो शिक्षा का उद्देश्य बताया था वो क्या बताया है। तो मैकाले ने जो समझाया वो ये समझाया कि भारत में ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहते हैं कि जो रंग रूप में तो भारतीय हों, लेकिन जो वेशभूषा, बातचीत, चिंतन और विचारों से अंग्रेज हों। यानी वैसे तो भारतीय हों, दिमाग से भी भारतीय हों, पर जो उनका बातचीत करने का ढंग है या जो उनके विचार हैं या जो उनकी चिंतन करने की शैली है या जो उनकी पोशाक है, वेशभूषा है, वो सब अंग्रेजी हो। सेकंड, जब भाषा संबंधी विचार था जिसके ऊपर सबसे अधिक जो है वो था विवाद था, वो उन्होंने समझाया कि भारत में जो अंग्रेजी शासक हैं उनकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है और जो उन्नतशील राजधानियां हैं उनमें भी जो भाषा है वो यूरोपीय भाषा है और यही अंग्रेजी भाषा है और यही पूर्वी व्यापार की भाषा भी है। तो इस परिस्थिति में क्या है कि भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा ही अपनाएं तो अधिक अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य करने का जो उनका वो है ढंग है या जो कार्य कराने का है कि भारतीयों से कार्य कराया जाए, तो भारतीय तभी कार्य कर सकते थे जब वो अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान रख सकते थे। तो ये था उनका 2 चीज़ें तो उन्होंने ये बताई। इसके अलावा जो धारा 43 थी, आज्ञा पत्र में जो धारा 43 थी, उसकी भी उन्होंने अलग से व्याख्या की। उसमें 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए कि आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी व्यय करने के लिए, तो उसमें ये बताया उन्होंने कि केवल एक निश्चित विषय पर खर्च नहीं की जाए बल्कि अपनी इच्छा अनुसार व्यय की जा सकती है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो साहित्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार का साहित्य उसमें पढ़ा जाए, तो उस साहित्य में उन्होंने अरबी और संस्कृत साहित्य तो बताए, साथ में अंग्रेजी साहित्य भी उसके अंतर्गत उन्होंने बताया। इसके बाद विद्वानों की जो बात थी, तो भारतीय विद्वानों के संदर्भ में ही उन्होंने ये बताया कि भारत में केवल मौलवी और पंडित ही तैयार न किए जाएं बल्कि अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के विद्वान भी तैयार किए जाएं, या कह सकते हैं ना कि विद्वानों में अंग्रेजी भाषा के भी विद्वान हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जितने भी अपने विचार रखे, जो भी विचारधारा रखी, वो सब जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में या अंग्रेजी के पक्ष में ही रखी और अपनी उस विचारधारा को, उस आज्ञा पत्र को उन्होंने अपनी तरीके से प्रस्तुत किया और अंग्रेजी से संबद्ध करते हुए उसे बताया। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई वो बताई कि जो अंग्रेजी है वो एक उच्च कोटि की भाषा है, इसलिए भारतीयों को उसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरी चीज़ बताई कि जो वर्तमान में शासक हैं या जो कार्य करने वाले हैं उन सभी की जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है और ये सरकारी भाषा भी बन सकती है सरकारी कार्यों को करने के लिए। जब हम भारतीयों को नियुक्त करेंगे पदों पर तो उन्हें अंग्रेजी आना आवश्यक है, तो सरकार में के कार्यों को करने के लिए अंग्रेजी भाषा बन सकती है। तीसरा जो पॉइंट बताया वो बताया कि जिस तरीके से रूस में पश्चिमी भाषाओं का
पुनरुत्थान हुआ और उसी प्रकार भारत में भी अंग्रेजी से ही होगा। यानी जब पश्चिमी भाषाएं रूस ने अपना ली तब उनका उद्धार हुआ था, तब वो आगे बढ़े थे। तो इसी तरीके से भारत भी जब अंग्रेजी सीख लेगा या भारतीय लोग अंग्रेजी सीख लेंगे तभी भारत का उद्धार होगा या उत्थान होगा। अगला पॉइंट जो था उनका, चौथा पॉइंट, वो था कि स्वयं भारतीय जो थे वो भी इसे अपनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए इसको रोक नहीं लगानी चाहिए। अंतिम पॉइंट था कि भारतीयों को अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान बनाना चाहिए। यानी मेन चीज़ वहीं आ जाती है कि जब वो प्रकांड विद्वान हो जाएंगे तो उनकी विचारधाराएं भी बदल जाएंगी, उनकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अब इसके ऊपर समीक्षा की गई, इसके दोषों को बताया गया। तो ये जो था, ये उस समय के जो विद्वान थे उन लोगों ने बताया कि इसमें, या आज के समय में बताया गया कि जो मैकाले ने अपने विवरण पत्र को दिया था उसमें क्या क्या दोष थे या क्या उसकी कूटनीति थी कहना चाहिए। तो सबसे पहला जो था उसमें दोष वो ये था कि वह भारतीयों में फूट डालना चाहता था और जिसको वो कर पाया। यानी भारतीयों में फूट का जो बीजारोपण किया गया था वो उसका सफल हो गया। दूसरी चीज़ थी प्रांतीय भाषाओं के विकास के अवसरों को अवरुद्ध करना, कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनको न बढ़ने देना, केवल एक पर्टिकुलर भाषा या अंग्रेजी को ही आगे आने के लिए उत्साहित करना। अगला थर्ड पॉइंट था भारतीय दफ्तरों में कार्य करने वाली फौज का निर्माण किया गया जिसने श्रम को महत्व नहीं दिया। यानी जो कहते हैं ना, उस समय में आलसी बना दिए गए लोग कि दफ्तर में बैठ के काम करो, इधर उधर नहीं करो। जबकि उससे पहले क्या था कि मेहनत करता था इंसान, कहीं भी अगर कोई कार्य करना होता था तो उसको बैठ करके नहीं करना होता था। तो उन्होंने इस तरीके की एक फौज तैयार कर दी जो दफ्तरों में काम करे और श्रम के महत्व को जिस उसने फौज ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। अगला था कि विदेशी जो भाषा थी वो ज़बरदस्ती थोपी गई और विदेशी सभ्यता भी ज़बरदस्ती थोपी गई। भारतीय संस्कृति की अवहेलना की गई, भारतीय साहित्य और भारतीय धर्मों की भी अवहेलना की गई। अंग्रेजों ने एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार कर दिया जो अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ बना सकता था। अंग्रेजी शासन तभी सुदृढ़ हो सकता था जब अंग्रेजी जानकार होते। तो उन्होंने इसी तरीके का एक वर्ग तैयार कर दिया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता दे सकता था। अगला अंतिम पॉइंट उनका था कि जो पाश्चात्य शिक्षा व भाषा के द्वारा जो शिक्षक वर्ग था और जो जनसाधारण था उनके बीच में एक बड़ी खाई उत्पन्न हो गई और जिससे जो विचारों की मतभेदता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई थी। तो ये था हमारा मैकाले का विवरण पत्र। इसे मैकालेज मिनट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये विवाद हालांकि इस विवरण पत्र के बाद भी और ये चल रहा था और उस समय थोड़ा शांति अवश्य आई थी, किंतु जो बेंटिंक था जब वो यहाँ से भारत छोड़ करके गया, यानी भारत से उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया गया, तो जिस समय वो भारत को छोड़ करके गया था उस समय दोनों जो विचारक थे, प्राच्य विचारक और पाश्चात्य विचारक, उनका जो आंदोलन था बहुत बड़ा रूप ले चुका था। और बहुत बड़ा रूप लेने के बाद में उस समय जो तत्कालीन जो उस समय बन करके आए थे गवर्नर, उनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। तो जब वो लॉर्ड ऑकलैंड आ गए उसके बाद जो शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला जो धन था, जो 1 लाख रुपए की वो थी रकम थी, उसको उसने लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी समझ से, अपने विचार से उसमें से मात्र 31,000 रुपया भारतीयों की शिक्षा के लिए या प्राच्यवादी संस्थाओं पर उन्होंने व्यय किया और बाकी सारा जो धन था वो पाश्चात्यवादियों पर किया। तो उस समय वो ऑकलैंड ने 1839 में आकर के उसका अंत किया, उस 31,000 रकम को भारतीयों को दे करके। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आप पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए।